नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है BSEN 12810। किसके लिए? ये फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ दी प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट्स। मतलब जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो है स्कैफोल्डिंग के लिए, उसके अंदर में जो 12810 ये जो स्कैफोल्डिंग का जो स्टैंडर्ड है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वो स्टैंडर्ड किसके लिए दिया हुआ है? फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट। मतलब जो फेस स्कैफोल्ड का जो प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट रहता है, मतलब पहले से जो कंपोनेंट बना के आता है, उसके लिए इसके अंदर में पूरा डिटेल दिया हुआ है। किसके अंदर में? 12810 के अंदर में। 12810 के अंदर में कितना पार्ट है? टोटल 2 पार्ट है। तो ये जो 12810 का जो 2 पार्ट है, इसको हम लोग 2 अलग अलग वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जो आज का जो हम लोग टॉपिक है उसके अंदर में BSEN 12810 का पार्ट 1 देखेंगे। वो किसके लिए है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। जो भी स्कैफोल्डिंग का जो प्रोडक्ट्स रहता है या अलग अलग जो मटेरियल्स है उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ये इसके अंदर में देखेंगे। और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा BSEN 12810 का जो पार्ट 2, उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? BSEN 12810 फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर में जो पार्ट 1 दिया हुआ है किसके लिए है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। और ये जो पार्ट 1 है वो कौन सा ईयर का है? 2003। तो इसके लिए आपने बहुत बार देखा होगा BSEN 12810-1-2003 ऐसे लिखा आता है। तो दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर में हम लोग पूरा डिटेल, ये जो स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप ये जो वीडियो है इसमें से कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है हमारा, या जो गल्फ के अंदर में या जो इंडिया के अंदर में भी हर एक जगह आपने देखा होगा कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बहुत सारा मटेरियल बना के आता है, या जो उसका जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसके लिए ध्यान रखना है, ये जो BSEN 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसको आपको ध्यान से देखना है और हर एक पॉइंट को समझ के लेना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको भी साइट पे या जो फील्ड पे आप काम करते हैं या प्रोजेक्ट में किसी काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये समझना आसान होगा कि BS 12810 के अंदर में क्या डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों बिना रुके हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। BSEN 12810 किसके लिए है? फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्रीफेब्रिकेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर में जो हमारा पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो BS 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर में टोटल कितना पॉइंट है? 11 पॉइंट है। वो कौन कौन से है, उसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में देखेंगे, और उसका जो एनेक्स दिया हुआ है उसके बारे में आज के टॉपिक में पूरा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है। इसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट स्कोप। मतलब ये जो BS 12810 है, इसका जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये जो स्टैंडर्ड है इसका स्कोप क्या है या इसके अंदर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। तो इसके अंदर में जो पहला पॉइंट है स्कोप के अंदर में, दी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड असेसमेंट फॉर प्री फेब्रिकेटेड फेस स्कैफोल्ड। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये किसके लिए दिया गया है? परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल रिक्वायरमेंट। किसके लिए जो है रिक्वायरमेंट है? वो स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड असेसमेंट के लिए। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन और जो असेसमेंट के लिए जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और जो जनरल रिक्वायरमेंट रहता है उसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग को इसके अंदर में मिलेगा BS 12810 के पार्ट 1 के अंदर में। उसके बाद इट इज लिमिटेड टू फेस स्कैफोल्ड सिस्टम दैट हैव अ स्टैंडर्ड मेड ऑफ स्टील और एल्यूमिनियम अलॉय एंड हैव अ टिम्बर बेस्ड मटेरियल। मतलब ये जो स्टैंडर्ड जो बनाया है BS 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये जो स्टैंडर्ड है ये लिमिटेड है। किसके लिए? ओनली प्री फेब्रिकेटेड जो हमारा स्टील का जो मटेरियल आता है उसके लिए, उसके बाद जो एल्यूमिनियम एलॉय का जो मटेरियल है उसके लिए,
और जो टिम्बर का जो मटेरियल है इसके लिए जो ये 12810 का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है इसके अंदर ही लिमिटेड है। ये जो 3 मैंने बातें बताई क्या है, स्टील, उसके बाद जो एल्यूमिनियम एलॉय का जो मटेरियल बनाया जाता है वो, और उसके बाद जो टिम्बर बेस्ड जो मटेरियल रहता है स्कैफोल्डिंग में ज्यादातर जो यूज होता है उसके लिए ये लिमिटेड है। इससे ज्यादा बात इसके अंदर में कवर नहीं होता है। उसके बाद और क्या डिटेल दिया हुआ है स्कोप के अंदर में, दिस स्टैंडर्ड शुड बी रीड इन कंजक्शन विथ 12810 पार्ट 2, 12811 पार्ट 1, 12811 पार्ट 2, 12811 पार्ट 3 विच स्पेसिफाई सर्टन ऑफ द रिक्वायरमेंट। मतलब ये अगर 12810 अगर आप पढ़ रहे हैं या इसके बारे में पूरा जानकारी आपको लेनी है तो इसी के साथ साथ आपको 12810 का जो पार्ट 2 है या 12811 का जो पार्ट 1 है, 12811 का जो पार्ट 2 है, 12811 का जो पार्ट 3 है वो भी आपको इसके साथ पढ़ना पड़ेगा, या उसका भी जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर में लेके ही इसका जो सर्टन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकता है। सिर्फ ये जो 12810 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इसी को ही लेके आपका पूरा काम नहीं होगा, या जो आपका जो मटेरियल है प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स है वो आप नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम लोग को 12811 का भी हेल्प लेना पड़ेगा और BS 12810 का जो पार्ट 2 है उसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है और स्कोप के अंदर में, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटेक्शन फैन एंड इट डज नॉट गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द इरेक्शन, मेंटेनेंस, डिसमेंटल एंड यूज। क्या है ये जो हमारा स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड है BS 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये जो है प्रोटेक्शन पैन के लिए जो स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट है वो कवर नहीं करता है। और उसके बाद ये जो BS 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ये इरेक्शन, अल्ट्रेशन, डिसमेंटलिंग और जो यूज है इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है या इसके अंदर कवर नहीं किया गया है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग का जो स्टैंडर्ड है वो किसके लिए है, प्रोडक्ट जो बनता है या जो प्री फैब्रिकेटेड जो कंपोनेंट है उसके लिए है, इरेक्शन, अल्ट्रेशन, डिसमेंटलिंग, यूज। इसमें से कोई भी जो बात है BS 12810 का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है पार्ट 1 उसके अंदर में कवर नहीं होता है। ये बात का आपको पक्का ध्यान रखना। मैंने बहुत सारा टाइम में नोटिस किया है फील्ड पे कि बहुत सारा जो आदमी लोग है स्कैफोल्डिंग रिलेटेड, फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, इंस्पेक्टर हो, वो लोग क्या करते हैं फील्ड पे जाते हैं, वो टाइम में अगर कोई क्लाइंट से या कोई सीनियर आता है कि हम लोग ये काम किस हिसाब से कर रहे हैं तो वो बोलता है BS 12810 और 12811 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताओ तो इसके अंदर में क्या डिटेल दिया हुआ है, तो उसको ये मालूम ही नहीं रहता है कि ये BS 12810 है, ये प्री फैब्रिकेटेड जो हमारे कंपोनेंट है मतलब पहले से बनाए हुए कंपोनेंट है उसके लिए, ना कि हम लोग को साइड पे काम करने के लिए। मतलब इरेक्शन, अल्ट्रेशन, डिसमेंटलिंग और यूज BS 12810 के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये बात आपको कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी अगर सवाल करता है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है नॉमिनेटिव रेफरेंस। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये बनाने के लिए जो रेफरेंस अलग अलग लिया गया है तो इसके अंदर में बहुत सारा अलग अलग रेफरेंस है। जैसे कि हम लोगों ने अभी भी यहाँ पर भी देखा कि अगर ये स्टैंडर्ड अगर आपको पढ़ना है या आपको समझना है या आपको इसी के अकॉर्डिंग काम करना है तो आपको जो BS EN 12810 का जो पार्ट 2 है उसका भी रेफरेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद BS EN 12811 है उसका भी रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा। तो उसके बाद EN 74 जो स्कैफोल्डिंग कपलर के लिए उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा, या अलग अलग जो कौन कौन सा रेफरेंस और लिया जाता है या लेना चाहिए वो हम लोग इसके आगे में भी बहुत सारा जगह पे दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारे रेफरेंस लेके इसको बनाया गया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि खुद ने बनाया और खुद ने ही लिखा। तो ये जो कोई भी स्टैंडर्ड जो बनता है ना तो वो टाइम में कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके इसको बनाया जाता है। तो वही रेफरेंस का पूरा इंफॉर्मेशन जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है नॉर्मेटिव जो रेफरेंस है उसके अंदर में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है थर्ड नंबर पॉइंट किसके लिए, टर्म्स एंड डेफिनेशंस। जो भी स्कैफोल्डिंग रिलेटेड अलग अलग जो टर्म्स और जो डेफिनेशंस है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। टोटल ये कितना टर्म्स और डेफिनेशन BS 12810 के अंदर में बताया गया है, टोटल 9 है।
कौन कौन सा है उसका भी मैं बेसिक बात बता देता हूँ। एक तो है हमारा सिस्टम स्कैफोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं, उसके बाद जो कंपोनेंट किसको बोलना है, उसके बाद जो है एलिमेंट क्या होता है, कनेक्शन क्या है, डिवाइस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम का जो विड्थ है वो किसको बोलते हैं, असेसमेंट किसको बोला जाता है। ऐसे टोटल 9 डेफिनेशन आपको दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। किसी को अगर इससे रिलेटेड अगर ये जो डेफिनेशन अगर पढ़ना है या फुल अगर जो स्टैंडर्ड है इसको अगर पढ़ना है, किसी को अगर पीडीएफ भी चाहिए या इसका जो नोट चाहिए तो कुछ भी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप आपका मेल आईडी डाल दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये जो पूरा डिटेल है टर्म्स और डेफिनेशन के अंदर में दिया गया है, मतलब जो बेसिक है हम लोग किसको सिस्टम स्कैफोल्ड किसको बोलते हैं, या जो हमारा कंपोनेंट क्या है, एलिमेंट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो इसी बारे में जो अलग अलग जो डेफिनेशंस है वो पॉइंट नंबर 3 के अंदर में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है BS EN 12810 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर में क्या है, क्लासिफिकेशन। ये जो है पार्ट 1 जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है या क्लासिफिकेशन किस हिसाब से, इसके बारे में डिटेल दिया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके अंदर में मेन 2 पॉइंट है, एक है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और दूसरा क्या है क्लासेस, कौन कौन सा क्लासेस का वो डिटेल दिया गया है। तो इसके अंदर में सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया वो है सर्विस लोड, मतलब इसके ऊपर में ये जो हमारा स्कैफोल्डिंग का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हम लोग बना रहा है सिस्टम स्कैफोल्ड के लिए, तो ये इसके अंदर में जो सर्विस लोड है कौन कौन सा है 2, 3, 4, 5, 6। 2 मतलब लाइट ड्यूटी, 3 मतलब जनरल पर्पस ड्यूटी, 4 मतलब हेवी ड्यूटी, 5 और जो 6 है वो स्पेशल ड्यूटी के अंदर में आता है, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये टाइप का जो ड्यूटी है ये अलग अलग दिया गया और इसको जो डिटेल है हम लोग किधर मिलेगा BS EN 12811 का जो पार्ट 1 है उसके अंदर में मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर में प्लेटफॉर्म एंड देयर सपोर्ट। क्लासिफिकेशन के अंदर में क्या आया हमारा प्लेटफॉर्म और सपोर्ट, तो इसको क्या है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक तो है डिजाइन, D मतलब डिजाइन, और एक N मतलब नॉट टू डिजाइन। तो इसका जो ड्रॉप टेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग होता है, हम लोग यहाँ पर भी आगे कवर करने वाले। थर्ड पॉइंट है स्कैफोल्डिंग का विड्थ, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो चौड़ाई होता है तो उसका जो चौड़ाई है इन लोगों ने क्या क्या दिया है 0.6 मीटर, मतलब 600 mm, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 और 2400। तो इसके लिए आप कभी देख लीजिए जो सिस्टम स्कैफोल्ड है वो इसी लेंथ में ज्यादातर प्रोवाइड किया जाता है या कंपनी से हम लोग के पास आता है। कौन कौन सा 0.6 मतलब 600 mm, 900 mm, 1200, 1500, 1800, 2.1 मीटर और 2.4 मीटर का लेंथ में दिया जाता है। तो ये 2.4 है, इसके लिए ये क्लास 2 से मतलब लोड क्लास जो हमारा 2 है लाइट ड्यूटी वहां से स्टार्ट होता है और अलग अलग इसके अंदर में दिया गया है। उसके बाद है हेडरूम है, 4th पॉइंट कौन सा है हेडरूम, मतलब जहां पर भी आप काम कर रहे हैं या जो भी स्कैफोल्डिंग हमारा जहां पे बना हुआ है वहां से जो जाने आने के लिए एक जो एक्सेस दिया जाता है, तो उसके लिए इसके अंदर में कौन कौन सा क्लासेस है H1 और H2। तो ये जो H1 H2 मतलब हमारा शोल्डर हाइट और H2 मतलब हमारा जो टॉप हाइट है जो हमारा क्लियरेंस देना है उसके बारे में डिटेल दिया गया। तो बिटवीन वर्किंग जो एरिया रहता है या जो वर्किंग प्लेटफॉर्म रहता है वहां पे 1.9 मीटर हम लोग को क्लियरेंस देना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 5th नंबर क्लाइडिंग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर में। तो इसके अंदर में क्लाइडिंग के अंदर में कितना क्लास है B क्लास और A क्लास, मतलब एक डिजाइन के अकॉर्डिंग और एक विदाउट डिजाइन। उसके बाद जो हमारा 6th नंबर पॉइंट है क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया के अंदर में वर्टिकल एक्सेस मेथड, क्या है वर्टिकल एक्सेस मेथड, और इसका क्लासेस कौन कौन सा दिया गया है, एक है लैडर LA, एक LA क्लासेस है मतलब लैडर, सेकंड है ST मतलब स्टेयर क्लासेस, और थर्ड है LS मतलब लैडर और स्टेयर दोनों से हम लोग जो है इसके ऊपर में जो एक्सेस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या हम लोग को प्रोवाइड करना ही है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है पूरा जो है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया और इसका अलग अलग क्लासेस दिया हुआ है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपको अगर किसी को नोट्स चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपका मेल आईडी दे दीजिए, इसका जो पूरा जो पीडीएफ का जो डिटेल्स है मैं आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 5th नंबर वो किसके लिए है
डिजिग्नेशन। किसके लिए है? डिजिग्नेशन। मतलब ये जो स्कैफोल्डिंग का जो कंपोनेंट है, इसके अंदर में अलग अलग जो हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं उसका एक प्रोसीजर रहता है, या अलग अलग किस हिसाब से बनाना है उसका एक पदनाम है और किस हिसाब से बनना चाहिए। तो इसके अंदर में दिया गया है द डिजिग्नेशन ऑफ द स्कैफोल्ड सिस्टम विथ इज इन कन्फर्मिटी विथ स्टैंडर्ड शैल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। मतलब जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग का जो पार्ट बनाते हैं जो सिस्टम स्कैफोल्ड के लिए, तो इसका जो स्टैंडर्ड है इसको हम लोग को स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसके लिए कंफर्मिटी के लिए या कंफर्म करने के लिए हम लोग को एक चार्ट फॉलो करना है। हम लोग जो भी स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट बनाएंगे वो चार्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इसके अंदर में सबसे पहले तो स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड कौन सा है? BSEN 12810, राइट। ये हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग का स्टैंडर्ड। उसके बाद जो भी है टाइप का हम लोग को सर्विस लोड, जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा, उस ड्यूटी के अकॉर्डिंग हम लोग को बनाना है उसका ड्यूटी, और उसका जो है प्लेटफॉर्म का जो सपोर्ट है उसको दिया गया है। तो हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं कि हेवी ड्यूटी 4D, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? SW, मतलब सिस्टम का जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए, ये पॉइंट को हम लोग को लेना है। उसके बाद क्या है? H1 और H2 जो भी हाइट रहेगा, H1 और जो H2 है हेडरूम, उसको हम लोग को लेना है। उसके बाद क्या है? क्लैडिंग, मतलब हम लोग उसको जो क्लैडिंग है किस क्लासेस के अकॉर्डिंग करेंगे वो लेना है। और उसके बाद ये लेस, मतलब जो वर्टिकल जो एक्सेस है लैडर और स्टेयर्स दोनों से देना है। तो आपको यही बात समझना है, ये जो डिजिग्नेशन के अंदर में यही दिया हुआ है, इसका जो सीक्वेंस है वही हम लोग को क्लासिफिकेशन के अंदर में डिटेल में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस या जो इसका एक फॉर्मूला टाइप बोल सकते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड, उसके बाद सर्विस लोड, उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म और सपोर्ट, उसके बाद सिस्टम विड्थ, उसके बाद हेडरूम, क्लाइडिंग, और उसके बाद वर्टिकल एक्सेस मेथड। तो आपको ये जो डिजिग्नेशन है ये पॉइंट के अंदर में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है उसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसको अगर कंफर्म करना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाना है, तो हम लोग का जो मटेरियल है या जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही से बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कितना नंबर पॉइंट? 6 नंबर पॉइंट। कितना नंबर पॉइंट? 6 नंबर पॉइंट। किसके लिए है? मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है इसके अंदर में 3 पॉइंट दिए गए हैं। कितना पॉइंट है? टोटल 3 पॉइंट है इसके अंदर में। तो सबसे पहला पॉइंट है जनरल। तो हम लोग को जो मटेरियल है इसको जो यूज करना है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? BSEN 12811 का जो पार्ट 1 है और जो 12811 का जो पार्ट 2 है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो मटेरियल है उसका यूज करना है। उसके बाद है 2 नंबर पॉइंट, किसके लिए? टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो कौन सा टाइप का हमें मटेरियल यूज करना है? स्टैंडर्ड शैल बी मेड स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय। हम लोगों ने स्कोप के अंदर में भी देखा था कि जो भी मटेरियल इसके अंदर में हम यूज करने वाले वो सिर्फ और सिर्फ स्टील और जो एल्यूमिनियम जो एलॉय है मटेरियल उसी को ही कवर करता है। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर पॉइंट है वो किसके लिए? इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट और जो इसका टेस्ट रिपोर्ट रहता है उसके लिए है। तो वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? EN 10204। तो ये जो स्कैफोल्डिंग का जो मटेरियल का जो डॉक्यूमेंट्स है या जो मटेरियल का जो टेस्टिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या जो टेस्ट रिपोर्ट है किसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए? कौन सा स्टैंडर्ड है उसके लिए? EN 10204 के अकॉर्डिंग ही इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो होना चाहिए। इसके अंदर में अलग अलग टाइप का जो टेस्ट दिया हुआ है वो इसके अंदर में कवर हो जाता है। इसके लिए एक सीधा और सिंपल बात ध्यान रखना है, EN 10204 ये जो स्टैंडर्ड है इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग मटेरियल प्री फैब्रिकेटेड करने वाले हैं उसका टेस्ट रिपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट है 3 पॉइंट मैंने बताए, एक तो जनरल बताया, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन सा मटेरियल है उसके लिए या जो इंस्पेक्शन का जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया। तो यही सिर्फ 3 पॉइंट 6 नंबर हमारा जो पॉइंट है मटेरियल इसके अंदर में कवर होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कितना नंबर पॉइंट है? 7 नंबर पॉइंट।
ये जो 7 नंबर पॉइंट है वो किसके लिए, जनरल के लिए दिया हुआ है। मतलब एक जनरल इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, या मटेरियल किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, या मटेरियल के अंदर में क्या क्या होना चाहिए इसके लिए। तो देखते हैं हम लोग इसके अंदर में कितने पॉइंट है, टोटल 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है रिक्वायरमेंट, जो मटेरियल का जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद जो इसका जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से होना चाहिए, और थर्ड नंबर है फर्दर रिक्वायरमेंट। तो ये जो 6 नंबर पॉइंट है इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है कौन सा है, रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग मटेरियल जो बनाना है या बनना है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, या जो बनने के बाद जो कंप्लीट होता है उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके अंदर में ये पहला पॉइंट क्या था, रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट के अंदर में क्या है, कंप्लीटनेस रेंज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम स्कैफोल्ड। मतलब जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट है या जो सिस्टम स्कैफोल्डिंग है उसका जो है कंप्लीटनेस होना चाहिए, या पूरा होने के बाद ही हम लोग को उसको यूज करना है। उसके बाद क्या है, नेसेसरी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जो ये जनरल के अंदर में दिया गया है। जो हमारा हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल जो हमारे कंपोनेंट है उसको स्पेशली उसके अंदर में ध्यान देना है। उसके बाद क्या है, कंपोनेंट नेसेसरी साइड प्रोटेक्शन ओवर साइड एंड एंड। मतलब जो भी हमारा स्कैफोल्डिंग का मटेरियल बन रहा है उसको हम लोग को ऊपर वाला जो आउटर साइड है उसके ऊपर में जो कोटिंग है या जो उसको प्रोटेक्शन अच्छे से देना है, और जो दोनों एंड रहता है वहां पर भी हम लोग को अच्छे से प्रोटेक्शन देना है। उसके बाद एक्सेस मेथड प्रोवाइडेड, जो भी एक्सेस मेथड होगा, जैसे कि हमारा जो लैडर एक्सेस होगा या स्टेयर एक्सेस होगा, कोई भी जो एक्सेस है वो पूरा होना चाहिए या देना है हम लोग को। उसके बाद जो एनेक्सिलरी जो कंपोनेंट रहते हैं, जो अलग अलग टाइप के हमारे कंपोनेंट्स है, तो उसके बारे में ये जो जनरल रिक्वायरमेंट है इसके अंदर में कवर किया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसके अंदर में स्टैंडर्ड सेट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो हमारा 2 नंबर पॉइंट है स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर में 2 टाइप के पैटर्न दिए हुए हैं। किसके लिए, जो हमारा सिस्टम स्कैफोल्ड को खड़ा करने के लिए, या वो हम लोग इरेक्शन करने के लिए किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए। तो इसके अंदर में टाइप ए और टाइप बी, कितना है, टाइप ए और टाइप बी। और टाइप ए किसके लिए, टिपिकल स्टैगेड टाइंग पैटर्न। मतलब जो हमारा स्टैगेड जॉइंट आता है, मतलब अप डाउन या सिमिलर जॉइंट कोई भी नहीं आता है, ऐसा एक पैटर्न दिया हुआ है। और टाइप बी दिया हुआ है टिपिकल कंटिन्यूअस हॉरिजॉन्टल टाइंग पैटर्न। तो ये जो हॉरिजॉन्टल टाइंग जो पैटर्न है, मतलब सेम लेवल में उसको जो टाइंग करना है, वो जो पैटर्न है इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर पॉइंट है 7 नंबर जनरल के अंदर में, वो क्या है, फर्दर रिक्वायरमेंट। तो फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये जो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल है इसको हम लोग को अगर बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो टाइम में 12811 का जो पार्ट 1 है उसको हम लोग को साथ में लेके चलना पड़ेगा, या उसको हम लोग को रिक्वायरमेंट है ही है ये बनाने के लिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म सरफेस फ्री ट्रिप हजार्ड्स। फॉर एग्जांपल के लिए कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारा स्कैफोल्डिंग का प्लैंक है और उसके अंदर में जो डॉट दिए हुए वो बड़े बड़े है, इस तरह से नहीं चलेगा ना, या उसके ऊपर में जो डॉट देते हैं जो बीच बीच में हम लोग का जो स्कैफोल्डिंग प्लैंक में या जो स्टील प्लैंक में, तो वो शार्प एज है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। या कोई भी आदमी उसके ऊपर में चलने के टाइम में प्लेन होना चाहिए, या उसके ऊपर में हमारा जो है अटकना नहीं चाहिए, ट्रिप हजार्ड्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नो लूज गैप मोर देन 25 mm। 25 mm से ज्यादा जो स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म में हम लोग प्लैंक लगाएंगे, तो वो सिस्टम स्कैफोल्ड वालों को ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा गैप आना ही नहीं चाहिए उनका, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मटेरियल को बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर रिक्वायरमेंट के अंदर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिवाइस, इजी असेंबल एंड डिसमेंटल। मतलब ऐसे इन लोग को जो भी सिस्टम स्कैफोल्ड हम लोग अकॉर्डिंग टू 12810 जो बना रहे हैं वो इजी होना चाहिए, या अल्टरेशन या जो इरेक्शन है वो डिसमेंटलिंग आसानी से होना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए। उसके बाद जो है स्कैफोल्डिंग ट्यूब है EN39 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या है, जो स्कैफोल्डिंग का जो ट्यूब है EN39 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो स्कैफोल्डिंग का जो कपलर्स है वो EN74 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बोला ना स्कोप के अंदर में भी कि अलग अलग स्टैंडर्ड इसको यूज करके ही 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बनाया गया। तो यहाँ पर देखा EN39 का भी यूज किया गया, उसके बाद जो कपलर है EN74 का भी यूज किया गया है, और उसके बाद जो एनेक्सिलरी जो कंपोनेंट्स है उसको भी इसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो ये था हमारा कितवा पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट जनरल
जो है डिटेल दिया गया था। इसके अंदर में जनरल रिक्वायरमेंट देखा हम लोग, उसके बाद जो स्टैंडर्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन जो सिस्टम है किस हिसाब से हम लोग को टाइम पैटर्न रहेगा वो देखा, और थर्ड पॉइंट क्या देखा इसके अंदर में, जो फर्दर रिक्वायरमेंट और भी क्या रिक्वायरमेंट है ये पूरा जनरल जो हमारा 7 नंबर पॉइंट था उसके अंदर में कवर किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 8 नंबर पॉइंट, किसके लिए, रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन। जो स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है या कौन कौन सा स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेके ही हम लोग बना सकते हैं वो इसके अंदर में दिया गया है। तो इसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट है एक्शन। क्या है, एक्शन। तो इसके अंदर में क्या है, जो हमारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है या जो सिस्टम स्कैफोल्ड हम लोग जो बना रहे हैं या जो सिस्टम का जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हम बना रहे हैं, तो इसके लिए जो रेजिस्ट एक्शन है वो अकॉर्डिंग टू 12811 का जो पार्ट 1 है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद जो रेजिस्टेंस और स्टिफनेस, क्या है, रेजिस्टेंस और जो स्टिफनेस का जो टेस्ट है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, resistance stiffness of element component and connection device shall be determined EN 12811-1 and testing EN 12811-3। मतलब जो भी हम लोग स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जो मटेरियल हम लोग जो बना रहे हैं उसका जो एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स है या उसके जो कनेक्शन डिवाइस है वो अकॉर्डिंग टू 12811 का जो पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसका जो टेस्ट रिपोर्ट है या जो इसका जो टेस्टिंग है ये जो मटेरियल का वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, 12811 का जो पार्ट 3 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ द विंड लोड। तो आपको अभी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है तो इससे क्या होता है, हम लोग जो है विंड लोड है उसका जो एप्लीकेशन है या विंड लोड को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशन दिए हुए हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग को 8 नंबर पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, उसके अंदर में जो 3rd नंबर पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ विंड लोड के लिए दिया हुआ है और ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो फॉर्मूला है वो मेन जो इसका जो यूज करने वाले आदमी कौन रहते हैं, जो स्कैफोल्ड का जो डिजाइनर रहते हैं वो इसका यूज करके उसी के अकॉर्डिंग विंड लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 4th नंबर, ड्रॉप टेस्ट फॉर प्लेटफॉर्म। क्या है, ड्रॉप टेस्ट फॉर प्लेटफॉर्म। तो ये जो ड्रॉप टेस्ट फॉर प्लेटफॉर्म है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एनेक्सर बी ऑफ दी 12810-2। मतलब ये जो 12810 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर में जो एनेक्सर बी दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म का जो ड्रॉप टेस्ट है वो होना चाहिए। उसके बाद जो 5th नंबर पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। क्या है, ड्यूरेबिलिटी। तो ये जो ड्यूरेबिलिटी जो हमारा 5th नंबर पॉइंट है इसके अंदर में मेन 2 पॉइंट है, एक तो है डिजाइन बाय कैलकुलेट दियर ड्यूरेबिलिटी अकॉर्डिंग विथ ENV 1999 पार्ट 2, और दूसरा है डिजाइन बाय टेस्ट, मतलब जो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डिजाइन किया जाता है उसके लिए एनेक्सर 10810 पार्ट 2 इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए या ड्यूरेबिलिटी इसी के अकॉर्डिंग टेस्ट की जानी चाहिए। उसके बाद जो हमारा 6th नंबर पॉइंट है किसके लिए है, वाइब्रेशन टेस्ट। तो इसके अंदर में ये जो वाइब्रेशन टेस्ट है अकॉर्डिंग टू 12811 का जो पार्ट 3 है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो 7 नंबर पॉइंट है वो किसके लिए है, डिफ्लेक्शन के लिए, वो 12811 का जो पार्ट 1 है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये 8 नंबर जो हमारा पॉइंट था रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, तो ये जो स्ट्रक्चर का जो डिजाइन है उसके लिए ये अलग अलग जो टेस्ट दिया हुआ है, बराबर है, या अलग अलग कैलकुलेशन या अलग अलग इक्वेशन जो दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे इसी के अंदर है, और जो टेस्ट दिया हुआ है या इसका जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका डिजाइन बनना चाहिए। ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट। क्या है, 9 नंबर पॉइंट है। तो ये 9 नंबर पॉइंट किसके लिए है, मैन्युअल के लिए। तो कोई भी सिस्टम स्कैफोल्ड आप अगर परचेस करते हैं या आप अगर काम कर रहे हैं तो उसको आप जब भी यूज कर रहे हैं वो टाइम में आपके पास उसका मैन्युअल होना चाहिए। आप ये बात बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे और आपने खुद काम करते समय वो मैन्युअल को पढ़ के ही काम किया होगा। तो इसके अंदर में 2 टाइप के मैन्युअल रहते हैं, एक तो है प्रोडक्ट मैन्युअल और दूसरा आता है हमारा इंस्ट्रक्शन मैन्युअल। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैन्युअल रहता है इसके अंदर में जो है प्रोडक्ट बनाया गया है इसके अंदर में पूरा डिटेल दिया जाता है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा कौन सा था, इंस्ट्रक्शन। तो जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसको हम लोग यूजर गाइडलाइन भी बोलते हैं।
या जो इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आदमी यूज करेगा इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन किस हिसाब से होना चाहिए या किस हिसाब से यूज करना है, मटेरियल को कैसे स्टोरेज करना है, कितना मीटर हाइट तक बना सकते हैं, तो ये सारे जो डिटेल्स है वो हम लोगों के पास होना चाहिए जब भी हम लोग सिस्टम स्कैफोल्ड का यूज कर रहे वो टाइम में। तो ये प्रोडक्ट मैनुअल और दूसरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है 10 नंबर मार्किंग। किसके लिए? मार्किंग। तो ये जो मार्किंग है कोई भी सिस्टम स्कैफोल्ड के ऊपर किस हिसाब से होना चाहिए उसके लिए दिया गया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है सिंबल एंड लेटर ऑफ द सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब कोई भी जो हम लोग को सिंबल या लेटर होना चाहिए किसका? सिस्टम का। मतलब जैसे जो भी स्टैंडर्ड रहेगा उसका हो सकता है, और उसके साथ क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर का सिंबल होना चाहिए या लेटर होना चाहिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल के लिए BSEN 12810 डैश, ये कौन सा है? पार्ट 1। तो पार्ट 1 आया, उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम। अभी मैन्युफैक्चरर का नाम लेते हैं XYZ, यहां तक हम लोग पहुंच गए। उसके बाद ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर लास्ट 2 डिजिट, मतलब जो ईयर में मैन्युफैक्चरर किया गया है या बनाया गया है मटेरियल या कंपोनेंट जो बनाया गया है उसका ईयर रहता है, तो उसके बाद हम लोग को ईयर मेंशन करना है। तो कैसे आया हमारा 12810-1, उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम XYZ समझो एग्जांपल के लिए, और उसके बाद अगर ये 2024 चल रहा है तो -24 आएगा। इस हिसाब से मार्किंग होना चाहिए जो भी सिस्टम स्कैफोल्ड रहेगा। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा जो कंपनी है या बड़ा बड़ा जो कंपनी रहता है इस हिसाब से भी नहीं बनाता है, अलग ही एक मेथड यूज करता है, अल्टरनेटिव कोड यूज बाय मैन्युफैक्चरर फॉर ट्रैकिंग। और भी बहुत सारा अल्टरनेटिव कोड वो जो है मैन्युफैक्चरर यूज कर सकता है। किसके लिए? जो ईयर है इसके लिए। क्या हो सकता है, कोई महीने का अगर किसी को डिटेल डालना है वो डाल देगा, क्या दिक्कत है हम लोग को तो पूरा कोड या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना के देना है। तो वो अल्टरनेटिव भी कुछ कोड हो सकता है, वो मैन्युफैक्चरर के आपको जो प्रोडक्ट गाइडलाइन है उसके अंदर में भी पूरा मेंशन किया हुआ मिलेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सिंबल एंड लेटर ऑफ सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरर, मतलब स्टैंडर्ड प्लस मैन्युफैक्चरर नाम प्लस उसके ऊपर में जो ईयर रहता है उसका लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट आपको किसमें ध्यान रखना है? मार्किंग के अंदर में। नेक्स्ट हमारा जो 11 नंबर पॉइंट है असेसमेंट। जो हमारा स्कैफोल्डिंग मटेरियल बनता है या बन रहा है या प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है दिया हुआ है, तो इसके अंदर में जो असेसमेंट हम लोग को कैसे करना है किसी भी मटेरियल के लिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन फॉर पर्टिकुलर कंपोनेंट। मतलब अलग अलग जो पर्टिकुलर हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन कोड दे सकते हैं या देना है। इससे हम लोग एसेस कर सकते हैं कि कितना कंपोनेंट हुआ, कौन कौन सा हुआ, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, ये सब डिटेल मिल जाएगा। तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये कंपोनेंट का जो है एग्जामिन किया गया है या इसको हम लोगों ने चेकिंग किया है या इसको हम लोग टेस्टिंग किया हुआ है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सेट ऑफ द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो भी हम लोग स्कैफोल्ड बना रहे हैं तो उसका एक पूरा एक सेटअप जो रहेगा वो सही से क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक कंपोनेंट को देखा, उसके बाद एक जो सेट है, जैसे कि अगर एच फ्रेम स्कैफोल्ड है तो उसका एक जो सेट आता है उसमें जो डायगोनल लगने वाला होगा, दोनों साइड का जो एच फ्रेम आने वाला होगा या उसके अंदर जो भी पिन आ रहा होगा, ये एक सेट है, उसको हम लोगों ने एग्जामिन किया या उसको हम लोगों ने चेक किया या चेक करना है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर डाटा फॉर कंपोनेंट एंड कंसर्न डिवाइस सच एज अ रेजिस्टेंस एंड स्टिफनेस इलेविटेज टेस्ट। जो अलग अलग जो टेस्ट है, रेजिस्टेंस टेस्ट और जो स्टिफनेस का जो टेस्ट है, उसको हम लोग को इवेल्यूट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है या क्लियर करना है हम लोग, उसी के अकॉर्डिंग ये जो टेस्ट है वो होना चाहिए और वो क्लियर होने के बाद ही जो है मटेरियल वो हम लोगों तक पहुंचता है। इस तरह से हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं या इसी तरह से असेसमेंट करना है। किसके लिए है? प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए। तो यही स्टैंडर्ड को लेके, ये जो मैंने अभी सारे जितने पॉइंट बताए ना, इसी को लेके जो भी कंपनी है वो मटेरियल बनाता है और यही सेम सीक्वेंस फॉलो करता है। ये बात हम लोग को भी ध्यान रखना है क्योंकि सेम मटेरियल ये जो है इससे हम लोग डेली काम कर रहे हैं, तो हम लोग को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये थे टोटल 11 पॉइंट और उसके बाद है एनेक्स। एनेक्स के अंदर में जो अलग अलग इसका जो टेबल्स है या जो ड्राइंग्स है
या जो मैन्युफैक्चरर के लिए और भी जो डिटेल्स एडिशनल जो यूज होता है या डायग्राम जो यूज, उसके बारे में एनेक्स के अंदर में डिटेल दिया हुआ है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा जो टॉपिक था, क्या था, BSEN 12810 का पार्ट 1। कौन सा? BSEN 12810। ये किसके लिए था? फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर में कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। तो हम लोगों ने आज का पार्ट में क्या देखा पूरा डिटेल में? पार्ट 1 प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने देखा है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर में कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट है, ध्यान रखना है। सबसे पहला है स्कोप, दूसरा नॉर्मेटिव रेफरेंस, 2 नंबर पॉइंट है नॉर्मेटिव रेफरेंस, 3rd नंबर पॉइंट है टर्म्स एंड डिफिनेशंस, 4th नंबर पॉइंट है क्लासिफिकेशन, 5th नंबर पॉइंट है डिजिग्नेशन, 6th नंबर है मटेरियल, 7th नंबर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? जनरल। उसके बाद जो 8th नंबर पॉइंट है रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइन, 9th नंबर पॉइंट है मैनुअल, 10 नंबर पॉइंट है मार्किंग, 11 नंबर पॉइंट है असेसमेंट। ये 11 पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखते हैं तो जो भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो 12810 का जो पार्ट 1 है पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और जो है इसी के अकॉर्डिंग मटेरियल होना चाहिए। तो हम लोग ये कंटिन्यू सीरीज ही बनाने वाले हैं। इसका जो 12810 अभी पार्ट 1 देखा, अभी 12810 का पार्ट 2 देखेंगे। उसके बाद जो है 12811 का जो 1, 2, 3 तीनों पार्ट है वो कंटिन्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक 12810 का जो पार्ट 1 है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, और इसके अंदर में हम लोगों ने आज का जो पूरा टॉपिक है वो कवर कर लिया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।